दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक ट्री टॉप्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि प्रिंसेस एलिजाबेथ ने जिम कॉर्बेट को इनविटेशन भेजा था ट्री टॉप्स में मिलने के लिए। जिम कॉर्बेट पहले पहुंच गए थे क्योंकि 2 बजे की मीटिंग थी और उन्होंने देखा कि ट्री टॉप्स की बालकनी से करीब 47 जंगली हाथी दिखाई पड़ रहे हैं। उनमें से कुछ हाथी उत्पात मचा रहे थे और जिम कॉर्बेट को डर था कि जब 2 बजे प्रिंसेस आएंगी तब कहीं ये गड़बड़ ना कर दे, और वही हुआ। वो हाथी गुस्से में थे, लेकिन जब प्रिंसेस आई तो किस्मत ये थी कि हवा का डायरेक्शन हाथियों की तरफ से प्रिंसेस की तरफ था, तो हाथियों को मालूम नहीं चला और प्रिंसेस सीढ़ी से ट्री टॉप्स के ऊपर चढ़ गई। अब प्रिंसेस बालकनी में बैठ के फोटोग्राफी कर रही थी, जानवर देख रही थी, पक्षी देख रही थी। तभी प्रिंसेस को बताया गया कि चाय रेडी है, अंदर आ जाइए डाइनिंग रूम में। तो प्रिंसेस ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, चाय मुझे यहां दे दी जाए, क्योंकि मैं एक भी सेकंड इस सुंदर दृश्य को छोड़ना नहीं चाहती। अब जब चाय पी जा रही थी तो कुछ हाथी झील का जो सॉल्ट वाला किनारा था उसको छोड़ के जंगल में जाने लगे और कुछ हाथी ट्री टॉप्स की बालकनी के नीचे से गुजर के दूसरे किनारे की तरफ जाने लगे। अब प्रिंसेस ने चाय छोड़ दी और वो फोटोग्राफी करने लगी। तभी जिम कॉर्बेट ने देखा कि 2 डियर वाटरबक तेजी से पानी में दौड़ लगा रहे हैं। अब जिम कॉर्बेट ने प्रिंसेस का ध्यान दिलाया कि देखिए वो हिरण जा रहे हैं। जब वो अपना कैमरा उठाने लगी तो फोटोग्राफ जो थे जमीन में गिर गए। इस प्रोसेस में थोड़ी देर हो गई और जब उन्होंने अपना कैमरा लिया तो वो दोनों हिरण वाटरबक ऑलमोस्ट झील के अंदर जा चुके थे। जो हिरण आगे था वो करीब 40 यार्ड की दूरी तय कर चुका था झील के अंदर। वहां पे एक पेड़ का ठूंठ खड़ा था, दूसरा उसके पीछे ही था। अब ये पीछे वाले हिरण ने आगे वाले हिरण को अपने सींग घुसा दिए। एक उसके पुट्ठे पर लगा और दूसरा पेट के पास, और सींग इतनी जोर से गड़ गए थे कि आगे वाला हिरण जब भागा तो इस सींग का मालिक यानी कि पीछे वाला हिरण आगे तक घिसटता चला गया। आगे वाला हिरण दर्द में था, वो तब तक भागता रहा जब तक वो घास तक नहीं पहुंच गया। पीछे वाला हिरण जो कि गुस्से में था काफी देर तक उसके चक्कर काटता रहा और उसके बाद जंगल में चला गया। ये सारा घटनाक्रम प्रिंसेस एलिजाबेथ ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। उसके बाद कैमरा साइड में रख दिया। उसके बाद प्रिंसेस ने अपनी दूरबीन निकाली और देखना शुरू किया और फिर जिम कॉर्बेट को देखने के लिए दिया और पूछा, क्या ये खून है और आपको क्या लगता है ये मर जाएगा? जिम कॉर्बेट ने देखा तो खून पानी को लाल कर रहा था और जिस तरीके का दर्द उस हिरण के चेहरे पे था, जिम कॉर्बेट ने कहा, मुझे लगता है ये मर जाएगा। अब वो बबून कारा जो अपनी फैमिली को लेके पेड़ पे चढ़ा हुआ था वो भी नीचे आ गया था। कुछ हिरण भी थे वहां पे, कुछ वॉर्ट हॉग भी थे। कुछ फीमेल बबून अपने बॉयफ्रेंड के लिए लड़ रही थी। दोनों उस पर अपना अपना दावा जता रही थी और इस वजह से बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना था। कारा उन दोनों का डिस्प्यूट शांत कराने के लिए सोच रहा था, लेकिन तभी कारा जी को उनकी धर्म पत्नी का इशारा आ गया। उंगलियों से उसने बताया कि मेरी पीठ में कुछ है और मुझे परेशान कर रहा है। कारा जी पति थे, अच्छे पति थे। उनकी ड्यूटी थी कि उनकी पत्नी के उस फर से वो जुआ निकाल के फेंक दिया जाए। तो कारा जी चल पड़े उस जुए से बात करने कि मेरी बीवी मेरा खून चूसती है, तू उसका खून चूसता है, तो इनडायरेक्टली तू मेरा ही खून चूस रहा है। जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था तो 5 वॉर्ट हॉग जो कि अपने घुटनों पर बैठ के घास खा रहे थे। कारा का सबसे छोटा बच्चा एक फीमेल हिरण की पूंछ पकड़ के उसके पैरों पर चढ़ना चाहता था। जब जब वो उसके ऊपर कूदता था वो हिरण साइड में हो जाती थी। ना तो प्रिंसेस स्मोक करती थी, ना ही उनके हस्बैंड ड्यूक वो भी करते थे। जिम कॉर्बेट को स्मोक करने की बहुत बुरी आदत थी, तो वो अपनी कुर्सी छोड़ के बालकनी के कोने में चले गए स्मोक करने के लिए। तभी वहां पर ड्यूक आ गए। बातचीत के दौरान जिम कॉर्बेट ने बताया ड्यूक को कि वो एरिक शिप्टन को जानते हैं, जिन्होंने टाइम्स में स्नोमैन के बारे में आर्टिकल लिखा है और इन्होंने फोटोग्राफ भी देखे हैं जो कि शिप्टन ने लिए स्नो में, और वो है फुटप्रिंट उस स्नोमैन के। ड्यूक ने पूछा, क्या स्नोमैन सही में है
या उसके बारे में कुछ आपको पता है? जिम कॉर्बेट ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शिप्टन ने जो फोटो खींची है वो किसी 4 पैर वाले जानवर की है, तो वो शिप्टन की लेग पुलिंग नहीं कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट ने कहा शिप्टन ने उन पैरों के निशान को फॉलो नहीं किया कि वो कहां से आए थे और किस तरफ को गए। ड्यूक ने कहा कि यही क्वेश्चन मैंने भी पूछा था शिप्टन से, तो शिप्टन ने जवाब दिया था कि वो एक चट्टान की तरफ से आए थे जिस पर कोई बर्फ नहीं थी, और जिस तरफ वो स्नोमैन चला गया था वहां पर जाना संभव नहीं था, रास्ता बहुत कठिन था। अब सूरज और नीचे आ रहा था और जानवरों की परछाइयां और लंबी होती जा रही थी। बहुत सारे जानवर निकल निकल के आ रहे थे, इतने सारे जितने ट्री टॉप से पहले कभी नहीं देखे गए थे। लगता है वो प्रिंसेस एलिजाबेथ के लिए ही आ रहे थे। और जो केप चेस्टनट के पेड़ थे उनकी परछाइयों के साथ ये लंबी लंबी परछाइयां, डूबता हुआ सूरज, इतने सारे जानवर एक अलग ही शांति का अनुभव करा रहे थे। ऐसी शांति जिसको कि आर्टिस्टिक नेचर वाला आदमी ही समझ सकता है। अब जिम कॉर्बेट फिर से प्रिंसेस के पास पहुंचे क्योंकि वो सिगरेट पी चुके थे। प्रिंसेस ने अपनी दूरबीन पकड़ाई और बोली वो बेचारा मर गया। वो बेचारा वाटर बक जो कि देखने में मरा हुआ लग रहा था लेकिन मरा नहीं था। हल्का सा उसने अपना सर उठाया, फिर अपनी चिन नीचे रख दी। वो परेशान था, दर्द से बेहाल था। जब वो इस तरह से लेटा था तो 3 हाथी उसकी तरफ गए, अपनी सूंड से सर से लेके पैर तक उसे सूंघा। फिर उन हाथियों ने अपने सिर हिलाए और वहां से चले गए, जैसे कि कहना चाह रहे हो बचेंगे ना, मर जाएंगे। अब जब हाथी इतने नजदीक आ गए उसके बावजूद जब वो वाटर बक हिला नहीं, तो जिम कॉर्बेट ने अंदाजा लगाया कि अब ये मर चुका है। तो जिम कॉर्बेट और कमांडर पार्कर ने डिसाइड किया कि उस हिरण के पास चलते हैं। जब ये लैडर से नीचे उतर रहे थे उतनी ही देर में उस हिरण को 2 लेपर्ड खींच के ले गए, क्योंकि जब तक कॉर्बेट वहां पहुंचे उन्हें केवल पग मार्क मिले। वहां केवल खून ही खून फैला हुआ था। पास में ही एक झाड़ी थी। अगले दिन उस हिरण का आधा खाया हुआ शरीर उस झाड़ी में मिला। प्रिंसेस बैठ के नोट्स बना रही थी, जितने जानवर उन्होंने देखे, जितनों की उन्होंने फिल्म बनाई। जिम कॉर्बेट समझ गए प्रिंसेस ये नोट्स बना रही हैं रनिंग कमेंट्री के लिए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हैं और वहां जितने लोग उनसे मिलने आएंगे जिनको वो अपनी फिल्म्स दिखाएंगी उन्हें कहानी भी बताएंगी ये नोट्स पढ़ के। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया यात्रा कभी हो नहीं पाई। अब अंधेरा हो गया, चांदनी रात निकल आई, कैमरा साइड में रख दिया गया। अब बातें शुरू हो गई वाइल्ड लाइफ की, जंगल के बारे में। जिम कॉर्बेट ने प्रिंसेस से कहा कि उन्हें बड़ा ही दुख पहुंचा जब उन्होंने सुना कि उनके पिताजी बीमार हैं, और यह जानकर जिम कॉर्बेट को खुशी हुई कि प्रिंसेस वापस बाहरी दुनिया में निकली हैं और बर्ड शूटिंग जो कि उनका फेवरेट स्पोर्ट है उसे करने आई हैं। और जिम कॉर्बेट को यह जानकर और दुख हुआ कि लंदन की अच्छी खासी ठंड में बिना हैट के उनके पिताजी प्रिंसेस को बाय कर रहे थे लंदन एयरपोर्ट पर। जिम कॉर्बेट ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें ठंड नहीं लगी होगी। प्रिंसेस ने कहा कि मेरे पिताजी ऐसे ही हैं, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते। प्रिंसेस ने अपने पिताजी की लंबी बीमारी के बारे में बताया और ये बताया कि वो बोलते हैं शायद एक दिन मैं ये छड़ी जिसको कि लेके मैं चलता हूं छोड़ दूंगा और इसको रखूंगा अपने कंधे पर बंदूक की तरह। फिर प्रिंसेस ने जिम कॉर्बेट से पूछा कि आपने कभी ग्राउस मारा है? जिम कॉर्बेट ने कहा मैंने मारने की कोशिश की है। प्रिंसेस ने कहा कि किंग यानी कि उनके पिताजी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बार में एक बंदूक से 43 बर्ड्स मारे थे। जिम कॉर्बेट ने कहा मारे उन्होंने भी थे लेकिन कई बंदूकों से। प्रिंसेस ने कहा उनके पिताजी बहुत ही अच्छे शिकारी हैं। प्रिंसेस ने बताया कि 5 फरवरी को उनके पिताजी कहां पर शूटिंग करने वाले हैं और उसके अगले दिन कहां पर करने वाले हैं। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि उन्होंने सुना कहीं से कि जब प्रिंसेस ने अपने पिताजी को बाय किया था तो वो जानती थी इस पृथ्वी पर वो अपने पिताजी से दोबारा नहीं मिल पाएंगी। लेकिन जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि जितने अफेक्शन के साथ वो उस दिन बता रही थी, मुझे लगता है कि उनको पूरी उम्मीद थी कि वो अपने पिताजी के साथ वापस मिल पाएंगी। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, बाकी की स्टोरी कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।